नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है बट एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और इससे गारंटी से आपको एग्ज़ाम में कोई ना कोई सवाल मिल जाता है। तो बिना देरी के चलिए इसको शुरू करते हैं। टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा। टॉपिक हमारा ब्रिटिश भारत में महिलाओं की स्थिति सुधार संबंधी प्रयास, यानी ब्रिटिश राज में महिलाओं के सामाजिक सुधार के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कानून बनाए गए, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि ये मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है, हम इसको जो है इसके कुछ हिस्सों को हमने मॉडर्न इंडिया में कवर किया था, लेकिन आज हम वो भी इस यहाँ पर कवर करेंगे जो हम उस टाइम पर कवर नहीं कर पाए थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये टॉपिक। बिना किसी देरी के चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर देखिए सती प्रथा को लेकर, तो बहुत ही कॉमन है ये तो, ठीक है। बात करें सती प्रथा की तो सबको इसके बारे में पता ही है। सती प्रथा में क्या होता था? सती प्रथा में ऐसी स्त्रियां जिनके पति मर जाया करते थे किसी कारण से, तो ऐसी स्त्रियों को ज़बरदस्ती जो है आग में झोंक दिया जाता था। इस प्रथा को सती होना कहते थे। प्राचीन काल में ये काफ़ी चर्चा में थी और लोग इसको मानते भी थे। हालांकि इसको लेकर विवाद है कि आखिरकार आग में झोंका जाता था कि नहीं झोंका जाता था, इसको लेकर विद्वानों में विवाद है। लेकिन हम टू द पॉइंट बात करेंगे यहाँ पे। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा बताइए सती प्रथा को किसने बंद करवा दिया? तो भैया देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे सती प्रथा को बंद करवा दिया किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत करा दिया था। कब करा दिया था? 1829 में। एग्जाम में ये पूछा गया है कि 1829 में जब इसका अंत कराया गया तो किस धारा के अंतर्गत कराया गया था। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पीसीएस में ध्यान रखिएगा। पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है ये कि बताइए 1829 की किस धारा के अंतर्गत सती प्रथा का अंत कराया गया। तो सामान्य लोग इतना तो पढ़ लेते हैं कि 1829 में इसका अंत हुआ है ना, लेकिन किस धारा के अंतर्गत हुआ है? तो वो हुआ है नियम नंबर 17, धारा नंबर 17। धारा नंबर 17 के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा का अंत कर दिया गया। दुनिया जानती है कि सती प्रथा को बंद करवाने में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो ये कॉमन पॉइंट है, सबको पता है। अच्छा, एग्जाम में ये एक बार पूछा गया प्रश्न है कि बताइए वह कौन सा व्यक्ति था जो सती प्रथा के समर्थन में था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान रखिएगा। सती प्रथा के समर्थन में जो व्यक्ति हैं वो है, देखिए राधा कांतदेव लिखा हुआ है। राधा कांतदेव ने 1830 में धर्म सभा की स्थापना की, और धर्म सभा का स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? कि सती प्रथा को समर्थन किया जाए। राधा कांतदेव का कहना था कि जो सती प्रथा है ये हमारी एक पुरातन संस्कृति का हिस्सा है और अंग्रेजों को ये कोई अधिकार नहीं है कि वह हमारी सांस्कृतिक चीज़ों में दखल दें, हस्तक्षेप करें। इसलिए उन्होंने सती प्रथा को वैलिड बनाने हेतु एक संस्था बनाई जिसका नाम था धर्म सभा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछी जा सकती है कि बताइए सती प्रथा के समर्थन में किस संस्था की स्थापना की गई। तो वो जवाब हो जाएगा धर्म सभा। ध्यान रखिएगा, राधा कांतदेव ने 1830 में, ठीक है। और 1829 के नियम नंबर 17 के अंतर्गत सती प्रथा का अंत कर दिया गया। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। किसके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ये बात आप लोग पहले भी जानते होंगे क्योंकि सती प्रथा काफ़ी फेमस रहती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो है हमारा वो है विद्यार्थियों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। एग्जाम में ये सीधे सीधे भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए किस वर्ष विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया। सीधे सीधे एग्जाम में आपसे पूछ लेगा। तो पहले तो आपको इसकी डेट ही पता हो। तो ये जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, विधवा पुनर्विवाह यानी विडो रीमैरिज। ये है विडो रीमैरिज एक्ट 1856। विडो रीमैरिज का मतलब ये है कि ऐसी महिलाएं जो विधवा हो चुकी हैं तो उनके जीवन में सकारात्मक सुधार लाने के लिए ज़रूरी है कि उनकी दोबारा से शादी करा दी जाए। ऐसी महिलाएं जो कम उम्र पर विधवा हो गई हैं मान लीजिए, है ना। अब ये तो नहीं कहेंगे कि कोई 60 साल पर विधवा होगी तो उसकी भी दोबारा शादी हो, ऐसा नहीं होगा। ऐसी महिलाएं जो 20 साल की हैं या 25 साल की हैं या 30 साल की हैं और किसी कारण से वह विधवा हो गई, तो उनके सामने एक लंबा जीवन होता है। और सामाजिक प्रथाएं ऐसी थी कि उनका सर मुड़वा दिया जाता था, ठीक है। जो सार्वजनिक जो फंक्शन होते हैं जैसे शादी हो गया, विवाह हो गया या कोई भी ऐसा मंगल कार्य हो रहा है, वहाँ पर उन्हें बुलाया नहीं जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये जो है ठीक नहीं है, ये महिला, यानी इसको अच्छा नहीं समझा जाता था। कोई महिला अगर विधवा हो जाए तो इसको अच्छा नहीं माना जाता था और प्रत्येक मंगल कार्य से ऐसी महिलाओं को दूर रखा जाता था। तो ऐसे में उनके सामने एक लंबा जीवन होता था जिसमें उन्हें काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता था। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश राज में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया 1856 में। अब ये इंपॉर्टेंट है किसके प्रयासों से आया? तो देखो भाई, ये आया है ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से, है ना।
ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया है। किसके समय में आया है, तो आप देख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग के समय में ये आया है 26 जुलाई 1856 को। 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के समय में ये पास हुआ और ईश्वरचंद्र विद्यासागर की इसमें प्रमुख भूमिका रही। जहाँ कहीं भी बात होती है देखिए विधवा पुनर्विवाह की, तो उसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम प्रमुखता से आता है। बात करें ईश्वरचंद्र विद्यासागर की, तो ये बंगाल के रहने वाले थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर और कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे। ध्यान रखेंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी जो हैं ये कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल थे और इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो विधवा विवाह को मान्यता दिलाने में ही रहा है। इन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि 1855 से 1856 के बीच में 25 विधवाओं के पुनर्विवाह करवाए गए। तो ये काफ़ी बड़ा इन्होंने योगदान विधवा विवाह के लिए इन्होंने दिया और इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1856 में ये अधिनियम आया और इस अधिनियम की धारा नंबर 15 के द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1856 के अधिनियम की धारा नंबर 15 के अंतर्गत अगर कोई विधवा दोबारा से शादी करती है तो उसकी शादी को वैलिड माना जाएगा, कानूनी रूप से उस महिला को संरक्षण दिया जाएगा। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विडो रीमैरिज एक्ट 1856 1856 याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में किसके प्रयासों से, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। और इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अंत किया गया, तो धारा नंबर 15। चलिए बढ़ते हैं आगे है विद्यार्थियों यहाँ पर दो और भी यहाँ पर मैरिज एक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे ब्रह्मा मैरिज एक्ट 1872, ठीक है। ब्रह्मा मैरिज एक्ट 1872 किसके समय में आया है, तो ये आया है आप देख सकते हो लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ये आया है ना, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ये आया है। और किससे संबंधित है अगर कभी पूछ ले, सबसे पहले तो इसकी डेट ही इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मा मैरिज एक्ट कब आया है, 1872 में आया है। किससे संबंधित है, तो देखिए विवाह से तो है ही, क्योंकि मैरिज है तो ऑब्वियस सी बात है विवाह से ही होगा, लेकिन किस प्रकार के विवाह से संबंधित है ये जानना महत्वपूर्ण है। तो ये जो अधिनियम है ये अंतरजातीय विवाह से, इंटरकास्ट मैरिज से संबंधित है और इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह से भी ये जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो अधिनियम है ये अंतरजातीय विवाह इंटरकास्ट मैरिज से जुड़ा हुआ है प्लस विधवा पुनर्विवाह से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि विधवा पुनर्विवाह से संबंधित अधिनियम तो 1856 में ही आ गया था, तो उसको भी ये कवर करता है, ठीक है। ब्रह्मा मैरिज एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में आया है और अंतरजातीय विवाह इंटरकास्ट मैरिज से जुड़ा हुआ है। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा ब्रह्मा मैरिज एक्ट किस वर्ष आया है, तो सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा 1872 याद रखिएगा। किससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी याद रखेंगे, ये जुड़ा हुआ है इंटरकास्ट मैरिज से। इसके अलावा जो अगला महत्वपूर्ण अधिनियम है विद्यार्थियों वो है सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट। ये जो क्वेश्चन है PCS 2019 में पूछा गया है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। PCS 2019 का जो जनरल स्टडीज़ का पेपर था प्रीलिम्स का, उसमें ये सवाल था, है ना, नेटिव मैरिज एक्ट कब आया, डायरेक्टली पूछा गया प्रश्न ये। तो देखते हैं इसको, सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है विवाह से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन किस प्रकार के विवाह से जुड़ा हुआ है ये ध्यान रखेंगे, या विवाह की किस परंपरा से जुड़ा हुआ है ये भी समझना जरूरी है। तो ये जो अधिनियम है विद्यार्थियों ये बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुपत्नी प्रथा, प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा किस अधिनियम के अंतर्गत बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब इसका मतलब क्या है, बहुपत्नी विवाह का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है विद्यार्थियों कि पहले क्या होता था कि राजा महाराजाओं में ये कल्चर रहता था कि वे एक से अधिक शादियां करते थे, है ना, किसी की 2 शादियां हो रही हैं, किसी की 3 हो रही हैं। और इतिहास में तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे एक आपने नाम सुना होगा बिंदुसार का, उनके बारे में कहा जाता है उन्होंने अपने जीवन में 500 शादियाँ की थी। हालांकि ये अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन 500 नहीं तो कम से कम 50 तो कर ही होंगे। और इतिहास में बहुत से ऐसे करैक्टर मिलते हैं जो विवाह करते थे एक से अधिक। हालांकि विवाह करने के पीछे उद्देश्य प्रेम नहीं होता था, यहाँ पर राजनीतिक कारण होते थे, लेकिन फिर भी एक से अधिक विवाह तो होते ही थे, ये सामान्य कल्चर था। तो राजा महाराजाओं से प्रेरित होकर सामान्य लोग भी ऐसा करते थे, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है, जस राजा तस प्रजा। तो इस बात से जो है जब राजा या महाराजा ऐसा करते थे तो सामान्य लोगों में भी ये कल्चर आ गया था, वो एक से अधिक शादियां जो है किया करते थे यहाँ पर। और
तो बहुपत्नी प्रथा का सीधा मतलब ये है कि किसी पुरुष के पास एक से अधिक पत्नियां होना, यानी कोई पुरुष है वह एक से अधिक पत्नियां अगर रखता है, एक से अधिक वाइफ्स रखता है, तो इस प्रथा को बहुपत्नी प्रथा कहा जाता था। और उस टाइम पर ये बहुत ही कॉमन था, यानी महिलाओं को भी देखिए इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था कि एक से अधिक जो है बीवियां रह रही हैं एक ही घर में। हिंदी में इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है सौथन, तो सौथन के साथ रहने में उनको भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन सामाजिक बुराई तो थी। तो इस सामाजिक बुराई को सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया, बहुपत्नी प्रथा को बैन कर दिया गया। इसके अलावा इसी अधिनियम के अंतर्गत विवाह की न्यूनतम आयु, ये भी ध्यान रखिएगा, इसी अधिनियम के अंतर्गत विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। ये याद रखिएगा, सिविल मैरिज एक्ट में ही दो चीज़ें हैं यहाँ पर। सिविल मैरिज एक्ट में ही बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा समाप्त हो गई। इसके अलावा विवाह की जो न्यूनतम आयु है उसको महिलाओं के लिए 14 वर्ष तथा पुरुषों के लिए 18 वर्ष कर दिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखें यहाँ पर, आगे है सम्मति आयु अधिनियम 1892। सम्मति आयु अधिनियम 1892, ये जो अधिनियम है विद्यार्थियों, ये अधिनियम बम्बई के प्रसिद्ध समाज सुधारक, एक बम्बई के पारसी समाज सुधारक हैं जिनका नाम है बहराम जी मालाबारी। ठीक है, तो बम्बई के प्रसिद्ध समाज सुधारक जिनका नाम है, आप देख सकते हो यहाँ पे, से मैं जूम कर देता हूँ। तो बम्बई के प्रसिद्ध समाज सुधारक जिनका नाम है बहराम जी मालाबारी, उनके प्रयासों से ये आया सम्मति आयु अधिनियम 1892। इस अधिनियम के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु, इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। ये ध्यान रखिएगा, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। इससे पहले देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि सिविल मैरिज एक्ट में क्या हुआ था कि न्यूनतम आयु थी महिलाओं के लिए 14 और पुरुषों के लिए 18। यहाँ पर इस एज को जो है देखिए घटा दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी सिविल मैरिज एक्ट में महिलाओं के शादी करने की न्यूनतम एज रखी गई 14 वर्ष, वहीं सम्मति आयु अधिनियम 1892 में इस एज को घटा दिया गया। देखिए 14 से घटाकर 12 कर दी गई, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, 14 से घटाकर कर दी गई 12, और चूंकि इस एज को घटा दिया गया, इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से किस अधिनियम का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया था, तो आप जवाब दे पाएंगे इसका सम्मति आयु अधिनियम 1892। विरोध करने के पीछे लॉजिक क्या है, तो लॉजिक यही है कि इसमें महिलाओं के विवाह की उम्र को घटा दिया गया है। जहां पर सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट में महिलाओं के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष थी, वहां और यहां पर इसे कर दिया गया 12 वर्ष। तो ये एक प्रमुख कारण था जिसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका विरोध किया। और लास्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो शारदा अधिनियम। ये तो खैर बहुत ही फेमस है, जो भी लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं सरकारी नौकरी के लिए, जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं, उनको तो इसके बारे में पता ही होता है। शारदा अधिनियम 1929 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शारदा अधिनियम किससे जुड़ा हुआ है, किस वर्ष आया, कई बार सिविल में तो कई बार पूछा गया है। तो शारदा अधिनियम 1929 की हम बात करें तो किसके नाम पर है ये, तो आप देख सकते हो अजमेर के शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा। ठीक है, ये जो शारदा अधिनियम है ये किसके नाम पर है, अजमेर के शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से ये पारित हुआ है। और इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, महिलाओं की शादी की उम्र डिसाइड करना। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए जो उम्र डिसाइड की गई शादी के लिए वो की गई 14 वर्ष तथा पुरुषों के लिए की गई 18 वर्ष, ध्यान रखना। ठीक है, तो यही इसकी इंपॉर्टेंट बात थी। शारदा अधिनियम 1929 की हम बात करें तो इसमें महिलाओं की शादी की उम्र रखी गई 14 साल तथा लड़कों के लिए शादी की उम्र कर दी गई 18 साल। हालांकि वर्तमान समय में इसमें संशोधन कर दिया गया है और वर्तमान समय में जो शारदा अधिनियम जो संशोधित है, ठीक है, इसमें संशोधन कर दिया गया है और अब जो विवाह की आयु है वो फीमेल के लिए है 18 वर्ष और मेल के लिए है 21 साल। ध्यान रखिएगा, सामान्य बात है, आप लोगों को पता होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम थे, बिल्कुल मैंने शॉर्ट में और बिल्कुल टू द पॉइंट बताने का प्रयास किया है। मैं गारंटी लेता हूं कि एग्जाम में आपको इनमें से कोई ना कोई मिल जाएगा, तो बिल्कुल इन्हें अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो। और अगर ये PDF आपको चाहिए इसकी, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के एकलव्य PCS को सर्च कीजिए,
वहाँ पर ये टेलीग्राम वहाँ पर ये PDF आपको टेलीग्राम में फ्री में मिल जाएगी, है ना। उसके लिए आपको कुछ नहीं देना है। तो अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं इस लेक्चर की तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य PCS। और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद जय भारत।